यार याद है आपको मैंने कुछ महीनों पहले आपको फाखंडा की स्टोरी सुनाई थी अफगानिस्तान वाली जिसके अंदर बेचारी उस लड़की की बहुत ही बेरहम तरीके से मॉब लिंचिंग की गई थी। वो सबसे बदनाम केस था अफगानिस्तान का। बट आज जो मैं आपको दो इंसिडेंट बताने वाला हूं वो कहीं और के नहीं बल्कि हमारे भारत के हैं। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आपके सामने पालघर इंसिडेंट की वीडियो लेकर आऊंगा और आज इसी इंसिडेंट के साथ साथ एक और इंसिडेंट मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले लाइक बटन ने आपके घर के बिल्कुल बराबर में एक नया घर बनाया है छोटा सा। बट खबर आई है कि रात को कोई उसको दबाकर चला गया। इल्जाम आपके ऊपर है, सो जल्दी से आप ये आरोप साबित कर दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल और बेरहम घटना को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही मुंबई के अंदर बने हुए कांदिवली इलाके में जाना पड़ेगा और यहीं पर बना हुआ है जूना अखाड़ा। तब टाइम था 2020 अप्रैल महीने का और 2020 अप्रैल का महीना वो टाइम था जब ना सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया अपने अपने घरों के अंदर कैद थी, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे, जिस वजह से पूरी दुनिया की सरकारों ने अपने अपने देशों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया था। और हमारे मोदी जी ने भी रात के टाइम 8 बजे लाइव आकर लॉकडाउन लगा दिया था और पूरे देश एकदम से अपने अपने घरों के अंदर बंद हो चुका था। बहुत ही गजब के दिन थे वो। आपको भी अगर अपने लॉकडाउन के दिन याद आते हो या फिर उनकी कोई मेमोरीज हो तो मेरे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बट यही वो टाइम था जब सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद थे और ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा था। 16 अप्रैल 2020 के दिन मुंबई के कांदिवली इलाके में बना हुआ जूना अखाड़े का वो आश्रम और इसके अंदर रहने वाले बहुत सारे साधु संत तब यहीं पर रहा करते थे। 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी और साथ में उनके 35 साल के सुशील गिरी महाराज। और 16 अप्रैल 2020 के दिन कल्पवृक्ष जी के मोबाइल के ऊपर एक कॉल आया और ये कॉल कहीं और से नहीं बल्कि गुजरात के सूरत से आया था। और जैसे उन्होंने वो फोन उठाया और कान पर लगाकर बात करनी शुरू करी, सामने से जो दूसरी साइड था उसने कुछ ऐसी बात कल्पवृक्ष जी को बोली कि उनका फोन उनके हाथ से छूट चुका था। और साइड में बैठे हुए उनके शिष्य जब उन सब ने घूमकर कल्पवृक्ष जी को देखा तो वो भी सभी हैरान कि महाराज जी को एकदम से क्या हुआ। सो सभी ने जाकर गुरुजी से पूछा कि क्या हुआ, आप बताइए। गुरुजी ने पलटकर सबको जवाब दिया कि एक बहुत ही दुखद खबर है। असल में कल्पवृक्ष जी के कुछ रिश्तेदार जो कि सूरत में रहा करते थे उनमें से ही एक की उस दिन मौत हो चुकी थी 16 अप्रैल के दिन। और जैसे ये बात कल्पवृक्ष जी ने फोन पर सुनी वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दुख की घड़ी में आखिर करे तो करे क्या। उन्होंने तुरंत सूरत जाने का प्लान बनाया। अपने दूसरे शिष्यों से पूछा कि कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। तो उस टाइम पर आपको ध्यान हो तो ना सिर्फ लोग घरों के अंदर बंद थे बल्कि किसी का भी आम व्यक्ति का बाहर रोड पर निकलना भी बैन था। ना ही कोई गाड़ियां, ना ही कोई बाइक वगैरह, ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन उस टाइम पर चल रहे थे। सब कुछ बंद थे, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह। इसलिए कल्पवृक्ष जी ने कहा कि मैं तुम सबको नहीं बल्कि किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकता हूं। और तब 35 साल के सुशील गिरी महाराज वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो चुके थे। कल्पवृक्ष जी और सुशील जी अब इस जूना अखाड़ा से निकलकर सीधा उनको सूरत जाना था, लेकिन वो जाए कैसे, कोई भी साधन उनको नहीं मिल रहा। इसीलिए इस आश्रम के प्रबंधकों ने ही तुरंत एक टैक्सी का इंतजाम करवाया जो इन दोनों को यहाँ से लेकर सीधा सूरत जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद नीलेश नाम का वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर अखाड़े के बाहर पहुंच चुका था। और जैसे ही अंदर कल्पवृक्ष जी और सुशील जी महाराज ने अपना पूरा सामान पैक किया, क्योंकि उनको 2-3 दिन वहां पर रुकना था, मौत हुई थी परिचित की, वो एकदम से जाकर वापस नहीं आ सकते। सो इन दोनों ने अपना सामान पैक किया। अपना सारा सामान लेकर वो सीधा इस टैक्सी के अंदर बैठे और ये टैक्सी अब मुंबई के कांदिवली से सूरत जाने के लिए निकल चुकी थी। इसके तकरीबन 3 घंटे बाद अब रात का टाइम हो चुका था, घना अंधेरा भी हो चुका था, क्योंकि शाम के टाइम पर ये निकले थे। वहां पहुंचते अब इनको रात होने वाली थी। तकरीबन 3 घंटे बाद जब ये टैक्सी मुंबई कांदिवली से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। अब जो लोग मुंबई और सूरत के आसपास रहते हैं उनको पता है कि मुंबई से सूरत जाने के लिए या फिर सूरत से मुंबई जाने के लिए सभी लोग NH8 यानी कि मुंबई दिल्ली हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। उसी में बीच में सूरत आता है और आगे वो मुंबई तक जाता है। बट अब क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था और जैसे इन दोनों साधु संतों की वो गाड़ी हाईवे पर चलते हुए रात के टाइम पर आगे जाती जा रही थी तो इनको बीच में काफ़ी सारे चेक पोस्ट भी मिले। हर चेक पोस्ट पर उनको रुक रुक कर अपनी पहचान बतानी पड़ती, अपना कारण बताना पड़ता। अब क्योंकि वो पुलिस वाले इन साधुओं को देखकर कोई भी खास कुछ मना नहीं करता उनको, लेकिन फिर भी बीच में रुक कर पूछताछ करवाना 10-15 मिनट वेस्ट ही थे, क्योंकि पुलिस वालों का भी काम था उस टाइम पर कि कोई भी अगर गाड़ी यहाँ से क्रॉस होगी तो सभी से पूछताछ करनी है, क्योंकि वायरस फैलने का डर सभी को था। अब इसी चीज से परेशान होकर ड्राइवर नीलेश ने दोनों साधु संतों से डिस्कस किया कि मुझे अंदरूनी रास्तों का पता है, अगर हम किसी गांव के अंदर से होते हुए यहाँ से आगे की तरफ निकले तो हमें हाईवे पर नहीं चलना पड़ेगा और अंदर गांव के
कुछ खास पुलिस वालों का पहरा नहीं होता या फिर कोई चौकी वगैरह उन्होंने नहीं लगा रखी होती। अगर हम हाईवे पर चलते रहेंगे तो आगे आगे हम कुछ कुछ दूरी पर हमें पुलिस वाले रोकते रहेंगे। अब ये बात दोनों साधुओं को भी समझ आ गई कि हाँ, अगर हमें टाइम पर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो हमें अंदर से जाना पड़ेगा। अंदर सीधा साधा रास्ता है। तो जल्दी नीलेश ने अपनी गाड़ी चलाते चलाते हाईवे को छोड़ा और अपनी गाड़ी को हाईवे से नीचे उतारते हुए अंदर गांव की तरफ घुसा दिया। रात के घने अंधेरे में नीलेश अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से इन कच्चे और पतले रास्तों पर चलाने लगा। बट तभी इनकी ये गाड़ी महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले नाम के उस गांव के पास पहुंची तो इन लोगों ने देखा कि सामने से एक चौकी बनी हुई है, एक वन विभाग की चौकी, क्योंकि आसपास बहुत सारा जंगल मौजूद था, आसपास बहुत बड़ा जंगली इलाका, और उसी जंगल का ध्यान रखने के लिए बाहर वन विभाग ने अपनी एक छोटी सी चौकी लगा रखी थी। और तभी इन लोगों ने देखा कि सामने वो चौकी मौजूद है और उसके बाहर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं। सो धीरे धीरे लोग गाड़ी चलाते हुए अपनी उस चौकी के पास पहुंचे। पुलिस वाले बीच रोड में आए, उन्होंने हाथ दिया, गाड़ी वहां पर रुकी और पुलिस वाले आकर इन लोगों से पूछताछ करने लगे कि हाँ भाई, कौन हो, कहां जाने वाले हो। पुलिस वालों ने देखा कि अंदर साधु भी बैठे हुए हैं। सो इन लोगों ने कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करी। बट इससे पहले कि पुलिस वाले और दोनों साधु और साथ में ड्राइवर के बीच में बातें खत्म होती, इन सभी लोगों ने नोटिस किया कि सामने से कुछ गांव वाले जो यहाँ लोकल रहा करते थे गढ़चिंचले में, इस गांव के लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच चुके हैं और इस गाड़ी को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर लिया और खुद अंदर घुस घुस कर गाड़ी में पूछताछ करने लगे कि हाँ भाई, कौन हो। गाड़ी के अंदर मौजूद कल्प वृक्ष गिरी महाराज और साथ में सुशील गिरी महाराज, इन दोनों ने बताना शुरू कर दिया सभी आसपास के गांव वालों को कि हम जूना अखाड़े से हैं, हम मुंबई के कांदीवली से यहाँ गाड़ी चलाते हुए पहुंचे हैं और हमें सूरत जाना है, हमें जाने दिया जाए। बट भीड़ ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया और जस्ट उनके हाथ में जो लाठी डंडे मौजूद थे, उन लाठी डंडों से गाड़ी के ऊपर ही वार करना शुरू कर दिया। अब ये बात इससे पहले कि कुछ समझ पाते पुलिस वाले और साथ ही अंदर मौजूद दोनों साधु और वो ड्राइवर, इससे पहले कि उनको कुछ समझ आ पाता, उनकी गाड़ी पलट चुकी थी। जी हाँ, इस भीड़ ने, जो यहाँ भीड़ आई थी अपने हाथ में लाठी डंडे और बहुत सारे पत्थर लेकर, इन लोगों ने ना सिर्फ गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पथराव किए बल्कि सभी लोगों ने मिलकर अपना पूरा जोर लगाकर, अंदर साधु दोनों बैठे हुए हैं, ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है, बट पुलिस वालों के सामने ही इन सारी भीड़ ने मिलकर गाड़ी को नीचे से उठाया और पीछे की तरफ पलटा दिया। ये लोग यहीं नहीं रुके, दोनों साधु अंदर अभी भी मौजूद हैं, ड्राइवर अभी भी अंदर मौजूद है, पुलिस वाले साइड में खड़े होकर देख रहे हैं। बट लोकल गांव वालों की भीड़, ये लोग गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसाते रहे। अब ना सिर्फ पत्थर बरसा रहे थे बल्कि कुछ लोग जिनके पास बड़े बड़े डंडे मौजूद थे, वो लोग गाड़ी के ऊपर चढ़े, ऊपर खड़े हो गए और जो साइड वाली हमारी खिड़कियां होती है गाड़ी की, उसमें से शीशा खुला हुआ था, क्योंकि दोनों साधु पुलिस वालों से बात कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने शीशा खोला था और इसी खुले शीशे के अंदर से ऊपर चढ़कर लोगों ने डंडे अंदर घुसाने शुरू कर दिए। अब बेचारे सोच कर देखिए, 70 साल के कल्प वृक्ष गिरी महाराज जो कि आगे फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे, उनके ऊपर सबसे पहले उन्होंने वार किया। अब ये सब कुछ होता देख साइड में मौजूद पुलिस वालों ने आई हुई भीड़ को धमकाना शुरू कर दिया, उनको जैसे तैसे तितर बितर किया। बट वो इधर उधर तो हो चुके थे, लेकिन दूर खड़े होकर ये सभी लोग उसी गाड़ी को देख रहे थे कि आखिर ये लोग अब करते क्या हैं। तुरंत पुलिस वालों ने अंदर मौजूद तीनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। वो गाड़ी अभी भी ऐसी ही पड़ी थी। उस पलटी हुई गाड़ी में से ही तीनों को बाहर निकाला, अपनी खुद की जीप में बैठाया और उस जीप के अंदर बैठाकर सीधा गढ़चिंचले गांव के पुलिस चौकी में पहुंचे और उस पुलिस चौकी के अंदर दोनों साधुओं को और साथ ही उस नीलेश ड्राइवर को ले जाया गया। अब पहले बातचीत थी वन विभाग वाले पुलिस वालों के साथ, अब दूसरी बातचीत होने वाली थी लोकल पुलिस के साथ, जो कि यहाँ इस गांव की चौकी बनी हुई थी, उसके अंदर बैठे हुए थे ऑफिसर सभी। उन सभी ने पूछताछ करनी शुरू कर दी दोनों साधुओं से कि हाँ भाई बताओ, आप लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो। अब क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, इसलिए सभी को शक हो रहा था कि आखिर ये लोग है कौन, इस लॉकडाउन में ऐसा क्या जरूरी काम हो गया कि ये लोग मजबूरन मुंबई से अपनी गाड़ी करके स्पेशल यहाँ से होते हुए सूरत आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या जरूरी काम हो गया। अब सोच कर देखे बेचारे साधु, जो कि हाईवे से पुलिस वालों से बचते हुए ही मजबूरन उन लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ कच्चे रास्तों में उतारी थी। अब दोबारा से वो एक पुलिस चौकी के अंदर बैठे थे। अगर वो हाईवे पर होते तो उनसे पूछताछ करके पुलिस वाले उनको आगे जाने देते, बट यहाँ तो ना सिर्फ उन लोगों की टैक्सी को पूरा तहस नहस कर दिया गया था, बल्कि अब दोनों साधु और साथ में वो ड्राइवर पुलिस चौकी के अंदर बैठे हुए थे, पुलिस वालों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। अभी चौकी के अंदर पूछताछ चली रही थी कि वो भीड़ जो पहले उस गाड़ी के पास जमा हुई थी, उस वन विभाग वाली चौकी के पास अपने हाथ में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी वगैरह लेकर, वो सारी भीड़ अब उससे 3-4 गुना ज्यादा होकर, मतलब अब टोटल 1000 से भी ज्यादा लोग इस चौकी के बाहर जमा हो चुके थे। क्योंकि जो भीड़ वहां पर पहले मौजूद थी, उस भीड़ ने पूरे गांव के अंदर एक खबर फैला दी कि वो दोनों साधु और साथ में उनका ड्राइवर को पकड़कर उस चौकी के अंदर ले जाया गया है। मतलब वो तीनों अभी भी अंदर ही हैं और हम सभी को यहाँ इकट्ठा हो जाना चाहिए। लगभग पूरा गांव, उसके अंदर मौजूद
सभी लोग अपने हाथों में हथियार लेकर इस चौकी के बाहर जमा हो गए और अंदर मौजूद दोनों साधु और ड्राइवर नीलेश, उन सबको बाहर से आवाज आ रही थी कि बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस पॉइंट पर आकर कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, ये लोग क्यों साधुओं को परेशान कर रहे हैं, वो तो बस आराम से बेचारे जा रहे थे, तो इन गाँव वालों का ऐसे रुकवाने का मतलब क्या, पुलिस वालों को इस तरीके से अपने पास बैठाने का मतलब क्या, क्या रीजन था। तो असल में पिछले 3 महीनों से आसपास के गांव से काफी सारे बच्चे चोरी हो चुके थे। अब इस गढ़चिंचले गांव में भी लोग जो स्मार्टफोन अपना चला रहे थे, जो लोग सभी व्हाट्सएप यूज कर रहे थे, उसी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी खबरें वायरल हो रही थी कि आसपास के गांव में बच्चा चोरों का एक गिरोह घूम रहा है, जो ना सिर्फ बच्चों को चोरी करता है बल्कि बड़े लोगों को भी कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और उनकी किडनी निकालकर उनको ऐसे ही रोड पर डंप कर देता है। अभी जैसे ही खबर पूरे गांव के अंदर वायरल होने लगी तो सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि आसपास के गांव से बहुत सारे बच्चे चोरी हो चुके हैं, बट हमें अपने गांव को बचाना होगा, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। अब इससे पहले कि बच्चे चोरी हो जाएं, हमें ही अपने गांव की निगरानी करनी होगी, क्योंकि इन लोगों को पुलिस वालों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि वो हमारी सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए इन सभी लोगों ने रात को निगरानी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस व्हाट्सएप पर वायरल हुई खबर के अंदर लिखा हुआ था कि ये सभी बच्चे और वो बड़े जिनकी किडनी निकाली गई थी, ये सभी लोग रात को ही यहाँ से गायब हो रहे थे। आने वाले कई हफ्ते बीत चुके थे, हर रोज की तरह, हर रात की तरह ये लोग, सभी गाँव वाले, इनके अंदर जो जवान आदमी मौजूद थे सभी घरों के अंदर, वो रात होते ही खाना वाना खाकर बजाय सोने के अपने परिवार के साथ, वो अपने घरों से लाठी डंडे लेकर पूरे गांव की पहरेदारी करते, घूम घूम कर अपने गांव का ध्यान रखते। लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इनको ऐसा कुछ नहीं दिखा जो इनके गांव के अंदर आया हो, या फिर इनके गांव का कोई बच्चा गायब हुआ हो, या फिर कोई बड़ा लापता हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली वो टाइम आ चुका था 16 अप्रैल 2020 की रात का, जब इन लोगों को एक गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई दी। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे, वैसे ही सारे रोड आसपास के सुनसान पड़े हुए थे, इन लोगों को उस गाड़ी के ऊपर शक हुआ कि ये आखिर गाड़ी यहाँ पर आई क्यों है। सो उसके बाद वो सारा कुछ हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। वो गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी, वन विभाग वालों ने उनसे पूछताछ करी, वन विभाग वालों ने उन्हें बचाकर वहाँ से चौकी में सौंप दिया। अब चौकी में पूछताछ चल रही थी, लेकिन बाहर जितने भी लोग खड़े थे, सभी गाँव वाले अपने हाथों में हथियार लेकर, इन सभी को शक था कि ये जो बच्चा चोरी हो रही है हमारे गाँव से या फिर आसपास के इलाकों से, यही 2 साधु संत हैं जो हमारे गाँव में बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं और इन्हीं को हमें अब सजा भी देनी है। अब आप बस सोच कर देखिए, एक चौकी के अंदर 2-3 पुलिस वाले, सामने बैठे हुए 2 साधु संत, जिनमें से एक की उम्र 70 साल की है। 2 साधु संत, उनके साथ उनका एक ड्राइवर, पुलिस वाले उनको सामने बैठाकर अपने साथ पूछताछ कर रहे हैं और बाहर 1000 से भी ज़्यादा लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर मौजूद हैं। अब इस पॉइंट पर आखिर आगे क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पर पुलिस वालों को साधु संतों से पूछताछ करने के बाद उनके लिए बैकअप मंगवाना चाहिए था। बेशक यहाँ पर पूछताछ होनी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बाहर विदेशों से आते हैं और यहाँ पर हमारे भारत में रहकर साधु संतों का वेश धारण कर लेते हैं। उनको हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इन साधु संतों की पोशाक पहनकर इस रूप के पीछे वो बहुत ही घिनौने कामों को भी अंजाम देते हैं। अब बेशक यहाँ पुलिस वालों को पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पूछताछ करने के बाद तो एटलीस्ट यहाँ पर उनको बैकअप बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा था। उनको पता था कि वो हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उनको आसपास के किसी बड़े पुलिस स्टेशन में फोन करना चाहिए था और वहां से बैकअप फोर्स आती और तब इस भीड़ को यहाँ से भगाकर इन दोनों साधु संतों को उनकी गाड़ी के साथ, उनके ड्राइवर के साथ यहाँ से उनको भिजवाना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ जो हुआ उसने ना सिर्फ पालघर डिस्ट्रिक्ट को बल्कि पूरे देश को अगले दिन निचोड़ कर रख दिया, शर्मसार करके रख दिया। जी हाँ, जैसे इन पुलिस वालों की पूछताछ अंदर बैठे दोनों साधु संतों से खत्म हुई, पुलिस वालों ने दोनों साधु संतों को वहां से खड़ा किया, अपने साथ बाहर आने के लिए कहा। बट उस टाइम पर भी दोनों साधु संत ये मना कर रहे थे कि लेकिन नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हमें नहीं पता कि ये लोग हमसे क्या चाहते हैं, बट हम तो बस यहाँ से अपना रास्ता क्रॉस करने के लिए निकले थे, लेकिन ये भीड़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, हम यहाँ ऐसे नहीं निकल सकते। बट पुलिस वालों ने इन दोनों साधु संतों को अपने साथ खड़ा किया और मजबूरन उस चौकी से वो लोग उनको बाहर लेकर आए। अब जिस पॉइंट पर वो बाहर लेकर आए, पहली सीढ़ी जब वो इस पुलिस चौकी से बाहर निकलने के लिए उतरे, उस टाइम पर दोनों साधु संतों की आंखों के अंदर डर साफ रूप से देखा जा सकता था। जैसे ही वो पहली सीढ़ी उतरे, उसी टाइम पर 70 साल के कल्प वृक्षगिरी महाराज जी, वो बेचारे अपने साथ जो पुलिस वाले थे उनके पीछे छुप चुके थे, क्योंकि सामने बाहर निकलते ही 1000 से भी ज़्यादा लोग लाठी डंडे लेकर खड़े थे और उनको पता था कि वो जैसे बाहर निकलेंगे ये लोग उनके ऊपर टूटेंगे। इस पॉइंट पर भी
पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, वो जस्ट आगे की तरफ बढ़ते रहे। अब कल्प वृक्ष गिरी महाराज और जो बाकी दूसरे महाराज थे, सुशील गिरी महाराज जी और उनका ड्राइवर, 2-3 पुलिस वाले जो उनको बाहर लेकर आ रहे थे, वो उनके पीछे छिपते रहे। लेकिन तकरीबन वो 5-6 कदम ही चले होंगे पुलिस वाले आगे की तरफ। इतने में ही पुलिस वाले सोच कर देखिए, जो भीड़ वहां मौजूद थी उस भीड़ से अलग हो गए। पीछे अपने उन लोगों ने कल्प वृक्ष गिरी महाराज जी और साथ ही सुशील गिरी महाराज जी और उनके ड्राइवर नीलेश को भीड़ के हवाले कर दिया। जिस टाइम पर भीड़ के हवाले किया, उस टाइम पर बेचारे साधु संत मदद मांग रहे थे पुलिस वालों से चिल्ला कर, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। इससे पहले कि वो और ज़्यादा कुछ चिल्ला पाते, पीछे से वो पूरी भीड़ इन दोनों साधु संतों के साथ उस ड्राइवर के ऊपर टूट पड़ी और उनको इतने लाठी डंडे मारे कि बेचारे बेसुध होकर नीचे गिर चुके थे। ये लोग अभी भी यहाँ नहीं रुके। कल्प वृक्ष गिरी महाराज जी नीचे गिर चुके थे, उनके ऊपर पहले इन लोगों ने बहुत गंदे वार किए। इसके अलावा सुशील गिरी महाराज जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे इस भीड़ से, बट ये लोग उन महाराज जी के पीछे भी भागे, उनको भी वहां पीछे से पकड़ा, पीछे से घसीट कर मौके पर सड़क पर लेकर आए और सड़क पर उनको लेटा कर उनके ऊपर वार किए। जो इनका ड्राइवर, उसको भी वहां नीचे गिरा लिया, उसके ऊपर भी वार किए। ना सिर्फ लाठी डंडों से वार किए, बल्कि इस भीड़ ने जो आसपास बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे, उन पत्थरों को वो लोग उठा कर लेकर आए। और सोच कर देखिए, तीनों निहत्थे लोग नीचे सड़क पर पड़े हुए थे और इन लोगों ने उनके ऊपर पत्थर उठा कर मारे और ऐसे मारे कि इन तीनों ही विक्टिम्स का हाल बेहाल हो चुका था। इनका मुंह पूरे तरीके से बिखेरा जा चुका था, पहचान में ही नहीं आ रहे। जब मैंने वो वीडियोस देखी, वहाँ की एक्चुअल फुटेज जब देखी, तब मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि क्या ये सच है। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या है वो सच है। एक बार आप वो पहले फुटेज देख लीजिए सारी। बेशक ये पूरी फुटेज तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक है। इसको मैं इंस्टाग्राम के हैंडल के अंदर भी नहीं डाल सकता पूरी फुटेज। अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको भेज सकता हूँ। क्योंकि इस चीज़ को पब्लिक में डालना कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। इस पूरी दर्दनाक घटना में सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब पुलिस के पास ये दोनों साधु थे और वो ड्राइवर था, तो आखिर पुलिस की कस्टडी से वो लोग, वो भीड़ पूरी कैसे इनको अपने साथ घसीट कर ले गए। जो वीडियोस वायरल हुई उनके अंदर क्लियर कट देखा जा सकता था कि पुलिस वाले साथ थे जिस टाइम पे वो बाहर निकले थे, लेकिन कैसे वो एकदम से तितर बितर हो गए, वो भीड़ से अलग हो गए और इन दोनों साधुओं को, साथ में उस ड्राइवर को, इस भीड़ के हाथों सौंप दिया, इनको मरने के लिए छोड़ दिया। यार, हमारा भारत देश जिसके अंदर साधु संतों की बहुत सेवा की जाती है, अगर कभी हमें रास्ते में दिख जाएं तो हम उन्हें खाना पानी देते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपको कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं, और वहाँ उस देश के अंदर ऐसा कुछ होना, ये सच में बहुत बड़ा दाग है एक हमारे भारत देश के ऊपर। खैर, तीनों ही लाशों को हॉस्पिटल में ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और तीनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि इनके सिर के ऊपर भारी चीज़ से वार करने से इनकी मौत हुई है, जो कि क्लियर कट साफ था। पुलिस वाले इसमें क्या कर रहे थे, आखिर इसमें गलती किसकी? जैसे ये खबर पूरे देश में फैली तो लोगों ने इनको सांप्रदायिक दंगे बताना शुरू कर दिया, बट ये सांप्रदायिक दंगों से दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं। असल में यहाँ जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि अफवाह जो उड़ रही थी वो बच्चा चोर गैंग की या फिर किडनी निकालने वाले लोगों की। इन लोगों ने इन बेचारे साधुओं को, निर्दोष साधुओं को, जिनका कोई कसूर नहीं था, इनको ये समझ लिया और उनके ऊपर भीड़ टूट पड़ी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने कि आखिर ये असल में है कौन और ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। पूरे देश में इस घटना का गुस्सा फैला, जिसके बाद तुरंत सरकार ने कार्रवाई करी और इसमें तकरीबन 110 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब 110 तो वो थे जिनकी पहचान हो पाई, और बाकी तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग, और उनका क्या, जो इस पूरी घटना में शामिल थे लेकिन वो बरी हो गए या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा तक नहीं चला। चाहे हुआ कुछ भी हो, लेकिन इसमें बेचारे 3 निर्दोष लोग, जिनमें से 2 साधु संत जिनको हम भगवान समान मानते हैं, लेकिन उनका इस तरीके से मर्डर कर दिया जाना, ये सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। बेशक मेरा पहला इंसिडेंट कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, लेकिन अब जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो भी इतना ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला,
बट वो प्रॉपरली सांप्रदायिक दंगे आप उसको बोल सकते हैं। जी हाँ, इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद शहर में जाना पड़ेगा। और टाइम था अप्रैल 2025 का, यानी कि पिछला ही महीना। असल में पूरे भारत देश के अंदर एक नया कानून मोदी सरकार द्वारा बनाया गया, यानी कि वक्फ एक्ट। और जब ये कानून पूरे देश के अंदर लागू हुआ तो बहुत जगहों पर पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग जगहों से इसके खिलाफ दंगे देखने के लिए मिले। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया इस कानून का, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इस तरीके का कानून भारत देश के अंदर लागू हो। और जब ये दंगे पूरे भारत देश के अंदर भड़के तो इसमें एक प्राइम सेंटर बना हमारे बंगाल राज्य का मुर्शिदाबाद शहर। यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी करनी शुरू कर दी। ना सिर्फ आगजनी की गई बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जो आम लोगों की प्रॉपर्टीज थी, खासतौर पर हिंदुओं की, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, लूटपाट करनी शुरू कर दी। और ना सिर्फ यहाँ लूटपाट और तोड़फोड़ की गई बल्कि बहुत सारे लोगों को इसमें टॉर्चर किया गया, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया। और ऐसा ही एक हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके के अंदर रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम गोविंद और उनका बेटा चंदन, घर में कुछ महिलाएं। असल में पूरा परिवार हिंदू भगवानों की मूर्तियां बनाने का काम करता था। मिट्टी से मूर्तियां, जो आपने देखा होगा, जो कलाकार होते हैं वो मिट्टी से मूर्तियां वगैरह बनाने का काम करते हैं। जैसे जैसे ये लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, बट गोविंद के परिवार ने भी जैसे ही देखा कि पूरे मुर्शिदाबाद के अंदर दंगे भड़के हुए हैं, सो उन लोगों ने अपनी दुकान, जो घर के बाहर ही उन्होंने अपनी दुकान बना रखी थी, मतलब कि घर का दरवाजा, मेन दरवाजा, वहीं उनकी वो दुकान थी, वहीं अंदर वो अपना सामान वगैरह बेचा करते थे। बट पूरे मुर्शिदाबाद के अंदर वो दंगे भड़के हुए थे। तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मुस्लिम समुदाय लोगों की भीड़ उनके घर के आसपास इकट्ठा होकर आसपास तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। अब इस टाइम पर आम लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और ऐसे ही कुछ गोविंद और चंदन ने भी किया। इन्होंने भी अपने घर के मेन दरवाजे को बंद कर लिया ताकि जो दंगाइयों की भीड़ है वो इनके घर के अंदर तोड़फोड़ ना कर सके, क्योंकि ये पहले से ही देख चुके थे कि आसपास के काफ़ी सारी दुकानों के अंदर, घरों के अंदर इन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, ईंट बरसाई हैं, बाहर आग लगा दी है। ये पूरे तरीके से नुकसान करना चाह रहे थे। बट जैसे ये भीड़ आगे चलते चलते गोविंद और चंदन के घर पर पहुंची तो बाहर खड़े मुस्लिम समुदाय के लोग पहचान चुके थे कि ये भी किसी हिंदू समुदाय के ही घर है। सो तुरंत बाहर खड़ी भीड़ ने ईंट पत्थरों को उठाकर सीधा गोविंद और चंदन के घर पर बरसाना शुरू कर दिया। आप उस गेट की असली फोटो भी देख सकते हैं, उस टाइम पर उसका क्या हाल हो चुका था। अब आप इसको देखकर क्या अनुमान लगाएंगे, कितने ईंट पत्थर इस दरवाजे के ऊपर बरसाए होंगे कि जब जाकर ये टूटा होगा। सो जैसे ही एक दरवाजा टूटा, वो 500 लोगों की भीड़ अपने हाथों में चाकू तलवारें लेकर सीधा इस दरवाजे से होते हुए इस घर के अंदर घुसे, अंदर पहुंचे। अंदर इस घर की महिलाएं, साथ में गोविंद और चंदन। सबसे पहले इन लोगों ने गोविंद को पकड़ा और सीधा उसको मारते पीटते हुए, घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आए और बाहर उसको पीटना शुरू कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, एक बेटे के सामने अगर उसका बाप इस तरीके से भीड़ में पिट रहा हो तो कौन बेटा बचाने नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ काम चंदन ने भी किया। वो भी भागता हुआ अपने पिता को बचाने के लिए भीड़ के पास गया, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं था इस भीड़ से। वो ना इन लोगों को जानते, ना इनकी कुछ दुश्मनी खास इन लोगों से। ये तो बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, छोटा मोटा काम धंधा कर रहे थे। बट उस टाइम पर भीड़ ने सिर्फ टारगेट किया हिंदू लोगों के परिवार को, और बस यही गुनाह था गोविंद का कि वो एक हिंदू है। इसी बात को लेकर वो भीड़ गोविंद को बाहर खींचते हुए लेकर आई थी। बाहर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया और जैसे ही चंदन अपने पिता को बीच में बचाने के लिए आया, उन लोगों ने चंदन को भी सीधा नीचे सड़क पर लेटाया और ऊपर से लाठी डंडे मारने शुरू कर दिए। अब आप बस सोच कर देखिए, गोविंद जी जिनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर की हो चुकी थी, एक बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके से बाहर घसीट कर लेकर आना और उसके सिर के ऊपर, उसके पूरे शरीर के ऊपर लाठी डंडों से वार करना, तलवार चाकुओं से वार करना, ये कहाँ तक का कोई प्रोटेस्ट था। ये तो क्लियर कट एक मर्डर है जो कि खुलेआम सरेआम किया जा रहा था। और उसी मर्डर को बचाने के लिए जब उसका बेटा चंदन वो भागकर अंदर से आया अपने पिता को बचाने के लिए, उसको भी नहीं बख्शा गया, उसको भी नीचे लेटाया और उसके भी सिर के ऊपर दर्जनों बार लाठी डंडों और तलवारों के साथ वार कर दिए। कुछ ही वारों के अंदर बेचारे दोनों बाप और बेटे गोविंद जी और चंदन जी, इन दोनों की मौत हो चुकी थी अपने ही घर के बाहर, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि ये भीड़ जो अब इनके घर के आसपास इकट्ठा हो रखी है ये कुछ ऐसा करने वाली है। जब मुस्लिम लोगों की भीड़ में मार रहे लोगों को लगा कि हाँ अब इन दोनों का काम हो चुका है, दोनों मर चुके हैं, ये उनकी लाशों को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से फरार हो गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। और बाद में पुलिस वालों ने मौके पर पहुँच इन दोनों लाशों को कब्जे में लिया। सवाल बस इतना है कि इस टाइम पर प्रशासन कहाँ था? प्रशासन हमेशा बाद में क्यों आ रहा है? उन्होंने पहले इस भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर कोई कानून बना है देश के अंदर तो देश के प्रशासन का वो काम है, खासतौर पर पुलिस वालों का ये काम है कि वो आम जनता से उस कानून का पालन करवाए। बट यहाँ कुछ और ही चल रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस कानून की आड़ में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई, हिंदू और मुस्लिम को आमने सामने करने की कोशिश की गई। और इसमें वो लोग जो
उस टाइम पर मुर्शिदाबाद के अंदर मौजूद थे, वो इस काम के अंदर सफल हो भी गए। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ गोविंद और चंदन जी को मार डाला, बल्कि जो हिंदू मुस्लिम का वहां पर भाईचारा बना हुआ था, वो भाईचारा भी उस दिन वहां खत्म हो चुका था। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर ये भीड़ थी कौन, ऐसे कैसे वो लोग यहाँ से मर्डर करके चले गए। जहां तक अभी जांच पहुंची है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक मेन कल्प्रिट था, जिसने सबसे पहले हमला किया था, जो गोविंद जी को पकड़कर अंदर से लेकर आया था, उस कल्प्रिट को जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो वो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ खड़ा था। सोचकर देखिए आप, वो पूरे तरीके से फिराक में था कि किसी तरीके से वो वापस बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश में चला जाए। हो ना हो ये लोग, ये जो भीड़ थी, इस कानून का विरोध करने के लिए बॉर्डर पार से बांग्लादेश से यहाँ पर घुसी थी, इलीगली, गैर कानूनी रूप से बॉर्डर क्रॉस करके वो यहाँ पर आए थे, सिर्फ इसलिए किसी तरीके से यहाँ का माहौल खराब किया जा सके। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर उनका मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ अगर दंगे भड़केंगे तो यहाँ लड़ाई होगी, और यहाँ अगर लड़ाई हुई तो माहौल पूरे देश का खराब होगा। खैर, इस मुर्शिदाबाद वाले केस में अभी भी जांच चल रही है, आगे देखते हैं आने वाले टाइम में कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। बट ये मॉब लिंचिंग, मेरा मकसद था आपको सिर्फ मॉब लिंचिंग के बारे में बताने का कि आखिर भीड़ क्या कुछ कर सकती है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसी कोई मॉब लिंचिंग की घटना देखी है? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। और ये जो पालघर वाले इंसिडेंट की स्टोरी मैंने आपको बताई, ये मोस्ट डिमांडेड स्टोरी थी पूरे चैनल की, क्योंकि इसके रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारी इंस्टाग्राम के ऊपर भी आई, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो मुझे वादा जरूर पूरा भी करना था। सो आप मुझे बताइए कि आपने क्या ऐसी मॉब लिंचिंग की घटना अपनी आंखों के सामने देखी है? क्या आपने कभी देखा है कि भीड़ ऐसे किसी के ऊपर टूट पड़ी हो? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि उस स्टोरी को जो आप बताना चाहते हैं उसको मैं कवर करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूरी स्टोरी डिटेल में बता सकते हैं। बट हाँ, डिटेल अच्छी खासी होनी चाहिए उसके अंदर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर बना रखा है मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल, आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट HV टॉप व्लॉग्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।